हेलो स्टूडेंट्स। आज जो मैं टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ उसका नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। अब देखो, नाम क्या है? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। इससे क्या पता चलता है? करंट के थ्रू मैग्नेटिक इफेक्ट होगा। इसका मतलब ये होता है, अगर किसी करंट कैरिंग कंडक्टर्स, एक कोई कंडक्टर से करंट फ्लो करता है तो उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। तो उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस होता है और मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ क्या होगा, इसके बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ते हैं। इसमें सबसे पहले ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट। तो इसमें क्या किया गया, एक ये बैटरी है, ये प्लग की इसको स्विच बोलते हैं, और यहाँ पे ये एक मैग्नेटिक नीडल है जो यहाँ पे पिवोट कर दिया है। तो यहाँ पे देखो, जब करंट ऐसे जाता है यहाँ पे, और ये मैग्नेटिक नॉर्थ पोल, नॉर्थ पहले एक्चुअल में ये जो नीडल था वो ऐसे था। जब करंट ऐसे जा रहा है तो ये नॉर्थ पोल इसका अट्रैक्ट हो रहा है और साउथ पोल रिपेल हो रहा है। तो ये एक्सपेरिमेंट में देखा था। देखो तो ये जो मैग्नेटिक नीडल था इसमें क्या हो रहा था, नॉर्थ पोल अट्रैक्ट कर रहा है, साउथ पोल रिपेल कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि इसके थ्रू भी ये जो करंट जा रहा है इसके थ्रू मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता होगा, इसीलिए मैग्नेट में इफेक्ट हो रहा है। उसी तरह से अब यहाँ पे एक चीज़ देख लो, प्लस से करंट जाता, ये सेल है तो सेल के प्लस से करंट बाहर होता है और माइनस में जाएगा वो। तो करंट डायरेक्शन यहाँ पे ऐसे था। इस सेकेंड एक्सपेरिमेंट में क्या है, अब यह प्लस इधर है तो करंट ऐसे जाएगा, प्लस से जाएगा और माइनस में आएगा। तो इसमें नीडल में देखो, ये नॉर्थ पोल रिपेल हो रहा और इसमें क्या था, अट्रैक्ट हो रहा था। तो ये एक्सपेरिमेंट करके देखा था, तो इससे करंट के थ्रू उसमें मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ, और इसे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी क्या होगा, ये सब एक्सपेरिमेंट आ जाता है। तो अब इसमें वही सब लिखा हुआ है कि एक ऐसे अरेंज कर देते हैं एक नीडल को। तो सब कुछ इसमें लिख दिया, जो एक्सपेरिमेंट किया था इसका ये कैसे कैसे अरेंज किया गया है। तो ये तो एक्सपेरिमेंट है, इसको देख लेना आप लोग। हाँ, इसमें क्या था, एक चीज़ और है। ये तो करंट जा रहा, इसमें ऐसे जा रहा था, अट्रैक्ट हो रहा था, इसमें ऐसे करना तो रिपेल हो रहा। जब हम स्विच को ऑफ कर देंगे तो करंट नहीं जाएगा। करंट नहीं जाएगा तो नीडल जहाँ पे था वहीं पर रह जाएगा, मतलब कोई मैग्नेटिक इफेक्ट नहीं हुआ। अब तो इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट स्टार्टिंग टॉपिक जो इम्पोर्टेंट है, इसका नाम है बायोट सेवार्ट्स लॉ। अब बायोट सेवार्ट लॉ हम लोग पढ़ते हैं, किसी करंट कैरिंग, देखो यहाँ पे मैंने एक फिगर बनाया, ये कंडक्टर है, इससे करंट जा रहा है ऐसे। तो इस कंडक्टर के अराउंड क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। तो एक मैं पॉइंट ले लिया यहाँ पे, जहाँ पे हमको निकालना है कि मैग्नेटिक फील्ड क्या आएगा। तो करंट, इस कंडक्टर से करंट ऐसे जा रहा है, तो यहाँ पे एक ये स्मॉल लेंथ ले लेते हैं डीएल, और इसको बोलते हैं हम लोग करंट एलिमेंट। तो करंट एलिमेंट, अब देखो, तो डीएल में डायरेक्शन होता है, तो डायरेक्शन होता है जिधर करंट जा रहा है उधर इसका डायरेक्शन होगा। और ये डीएल ले लिया, और जिस पॉइंट हमको फाइंड करना है वहाँ से यहाँ तक एक लाइन ड्रॉ कर दिया। तो ये जो लेंथ, ये जो हुआ यहाँ से यहाँ तक आर, इसको बोलते हैं हम लोग पोजीशन वेक्टर। और इस पॉइंट पी पे हमको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है क्या होगा। और डीएल और ये जो आर है पोजीशन वेक्टर, इसके बीच का एंगल कितना, मैंने मान लिया यहाँ पे एंगल थीटा मान लिया। और इस कंडक्टर का नाम मैं दे दिया हूँ, ये ए बी नाम है कंडक्टर का, ए बी कंडक्टर का नाम है।
अब ये जो मैंने फिगर बनाया इसी के बारे में मैंने यहाँ पे लिखा है कि कंसीडर ए करंट एलिमेंट ऑफ लेंथ dl। ये करंट एलिमेंट है dl, इसको करंट एलिमेंट बोलते हैं। ऑफ ए कंडक्टर ए बी, कंडक्टर का नाम ए बी है। कैरिंग करंट आई, इसमें आई करंट जा रहा है और ऐसे जा रहा है, वो देख रहे हो आप। तो उसका फुल स्टॉप देकर लिखें लेट पी बी द पॉइंट वेयर द मैग्नेटिक फील्ड डी बी। इस डी एल के थ्रू जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे आएगा उसको मान लेते हैं हम लोग डी बी, ड्यू टू द करेंट एलिमेंट डी एल। ठीक है, वही मैंने लिखा है, इज टू बी कैलकुलेटेड। ओके, पी ओ फाइंड करना है। उसके बाद लेट वेक्टर आर बी द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी रिलेटिव टू द करंट एलिमेंट डी एल। जैसे मैंने बताया था उसको पोजीशन वेक्टर बोलते हैं। उसके बाद फिर क्या है, लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन डी एल एंड आर। देखो यहाँ पे ये थीटा डी एल और आर के बीच का एंगल है। अब देखो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड होगा और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो वेक्टर है तो उसका डायरेक्शन भी होगा। तो डायरेक्शन हम लोग कैसे निकालते हैं, तो यहाँ पे देखो ये डी एल, इसका डायरेक्शन इधर है क्योंकि करंट इधर जा रहा है। जैसे करंट जाएगा डायरेक्शन उधर होगा। आर का डायरेक्शन इधर होता है, पोजीशन वेक्टर डायरेक्शन इधर है। तो हम लोग करते हैं इसका डायरेक्शन निकालने क्या करते हैं, डी एल क्रॉस आर। तो डी एल क्रॉस आर करोगे, देख लो ये डी एल इधर आर इधर, तो क्रॉस करेंगे इसको, तो इसका क्रॉस प्रोडक्ट किधर होगा, डाउनवर्ड जाएगा। तो डाउनवर्ड जाएगा तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड आएगा। डाउनवर्ड तो हम लोग क्या करते हैं उसको क्रॉस कर देते हैं। तो यहाँ पी पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन यहाँ पे डाउनवर्ड आएगा। ठीक है, उसके बाद अकॉर्डिंग टू बायोट सेवार्ट लॉ द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डी बी, डी बी डी एल के थ्रू होगा ड्यू टू करंट एलिमेंट डी एल। वही लिखा है यहाँ पे, ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द। अब वो जो डी बी होगा उसके थ्रू डी बी जाएगा, वो किसका किसका प्रोपोर्शनल होता है। तो फर्स्ट नंबर में लिखा हुआ है करंट आई फ्लो थ्रू द कंडक्टर। ठीक है, सेकेंड में लिखा है लेंथ डी एल ऑफ द करंट एलिमेंट, मैंने बोला था करंट एलिमेंट लेंथ डी एल है। थर्ड में साइन थीटा, थीटा था डी एल और आर के बीच का एंगल। एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस आर ऑफ द पॉइंट पी फ्रॉम द करंट एलिमेंट डी एल। तो डी एल से आर का डिस्टेंस कितना आर था, उसका स्क्वायर होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। फिर सारा इक्वेशन ये जो फैक्टर है आपका सबको मैं कंबाइंड करके एक साथ लिखता हूँ। तो डी बी डायरेक्टली क्या है आई, तो आई आएगा। उसके बाद क्या था करंट एलिमेंट, ये लेंथ डी एल ऑफ द करंट एलिमेंट डी एल। उसके बाद थर्ड में साइन थीटा होगा। और उसके बाद क्या था इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस आर, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस आर होगा, तो आर स्क्वायर हो जाएगा नीचे। फिर इस प्रोपोर्शनल को यहाँ से हटाएंगे तो क्या होगा, इक्वल करेंगे तो कांस्टेंट आएगा। तो कांस्टेंट मैंने यहाँ पे के मान लिया है, तो क्या हो जाएगा के आई डी एल साइन थीटा है आर स्क्वायर। तो यहाँ पे मैंने लिखा हियर के इज द प्रोपोर्शनल कांस्टेंट, ये तो इसको प्रोपोर्शनल कांस्टेंट बोलते हैं। डिपेंड्स ऑन द मीडियम बिटवीन द ऑब्जर्वेशन पॉइंट पी एंड करंट एलिमेंट करंट एलिमेंट जो डी एल था और पी के बीच जो मीडियम होता है उस पर डिपेंड करता है ये क्या। और उसके बाद है एंड द सिस्टम ऑफ द यूनिट्स, सिस्टम ऑफ यूनिट पे भी कांस्टेंट डिपेंड करता है। अगर एस आई में निकालोगे तो क्या फिर अलग आएगा, सी जी एस में निकालोगे तो अलग आएगा। फिर मैं यहाँ लिखा फॉर द फ्री स्पेस एंड इन एस आई यूनिट्स। तो एस आई यूनिट में के का वैल्यू होता है म्यू नोट बाय 4 पर। ऐसा हम लोग मैग्नेटिज्म में पढ़े थे। तो म्यू नोट 4 पर क्या होता है 10⁻⁻7 टेस्ला मीटर एम्पियर इनवर्स, ये के का वैल्यू है। इस म्यू नोट को क्या बोलते हैं हम लोग, परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। तो वहीं लिखा हुआ हियर म्यू नोट इज ए कांस्टेंट कॉल्ड परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस।
अब देखो, तो यहाँ पे के, तो उधर क्या था, तो डी वी इक्वल टू, तब देखो उसको अब क्या करेंगे, के की जगह पे वो जो फार्मूला आया था इससे पीछे, उसमें के की जगह म्यू नॉट 4 पुट कर दोगे, पुट करोगे तो क्या आ जाएगा, म्यू नॉट 4 डी वी इक्वल टू आ जाएगा म्यू नॉट 4 आई डी एल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। तो ये हो गया, तो ये बायोट से बायोट लॉग थ्रू वो जो स्मॉल लेंथ करंट एलिमेंट था उसके थ्रू डी वी फाइंड हो गया, मतलब स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड होगा ये डी एल के थ्रू जो फाइंड हो गया। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा है, इसी को आप ऐसे लिख सकते हो, देखो आर को ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, कर सकते हैं इसे, तो वी कैन राइट अबव इक्वेशन एज, तो इसे क्या कहते हैं, आर ऊपर और नीचे है तो मल्टीप्लाई कर दिए, इसे ऐसे लिख सकते हैं। तो अब देखो, जैसे मैंने बताया था कि डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, तो डी एल क्रॉस आर करते थे, यहाँ पे ये जो था आपका डी एल क्रॉस आर करोगे तो क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा, डी एल पे भी और आर पे क्या होगा, परपेंडिकुलर रहेगा, इसका जो प्लेन होगा डी एल और आर को, उसमें हमेशा क्रॉस प्रोडक्ट, जब दो वेक्टर क्रॉस करते हैं तो क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, जिसको हम क्रॉस करते हैं उसके प्लेन पे परपेंडिकुलर आता है। तो इसमें जो डी वी फाइंड होगा यहाँ पे होगा पी पे, और उसका डायरेक्शन क्या होगा, डी एल और आर के प्लेन पे परपेंडिकुलर होगा, तो वही है यहाँ पे, तो एज अ डायरेक्शन डी वी इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ डी एल एंड वेक्टर डी एल एंड वेक्टर आर, ये तो होगा। फ्रॉम द अबव इक्वेशन वी कैन गेट वेक्टर फॉर्म, तो इसको आप वेक्टर फॉर्म में लिखना है। देखो, तो देखो यहाँ पे क्या होगा, देखो यहाँ पे क्या, डी एल साइन थीटा, डी एल साइन थीटा इंटू आर वाई, और नीचे आ जाएगा आर क्यू, तो इसको देखो डी एल क्रॉस आर लिख सकते हैं, ये जो टर्म आएगा ये होगा डी एल आर साइन थीटा, तो क्या होगा डी एल क्रॉस आर, और नीचे हो जाएगा आर क्यू, तो वही मैंने वेक्टर फॉर्म इसको लिखा है म्यू नॉट 4 आई डी एल क्रॉस आर बाय में क्या आ जाएगा आर क्यू, तो वेक्टर फॉर्म ऐसे लिखते हैं उसको। अब आता है स्पेशल केसेस। अब यहाँ पर देखो थीटा जीरो होगा, मतलब डी एल और आर के बीच का एंगल जीरो होगा, इसका मतलब क्या हुआ कि डी एल और आर दोनों सेम डायरेक्शन में होगा, तो अगर डी एल और आर दोनों अगर सेम डायरेक्शन होगा तो उसमें जो फार्मूला में आया था साइन थीटा, साइन थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा जीरो, तो साइन थीटा जब जीरो होगा तो डी वी भी क्या होगा जीरो होगा, तो इसका मतलब डी एल के डायरेक्शन में अगर आर होगा तो मैग्नेटिक फील्ड नहीं आएगा, मतलब जीरो होगा, तो यहाँ लिखा द मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट एलिमेंट इज इक्वल टू जीरो, ये होगा। फिर सेकेंड केस मैंने लिखा है इफ थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, तो साइन थीटा जो फार्मूला में था उसका वैल्यू 1 आएगा, तो अब देखो सो दैट डी वी इज मैक्सिमम, तो डी वी का वैल्यू क्या होगा मैक्सिमम होगा, तो वही मैंने यहाँ पे लिखा कि डी वी मैक्सिमम हो जाएगा, मतलब मैग्नेटिक फील्ड उसके थ्रू मैक्सिमम आएगा, तो यहाँ वही लिखा द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट एलिमेंट इज मैक्सिमम इन ए प्लेन पासिंग थ्रू द करंट एलिमेंट एंड परपेंडिकुलर टू द करंट एलिमेंट, वो तो होता है जो डी वी का डायरेक्शन होगा वो तो डी एल और आर परपेंडिकुलर होता है, इसलिए ऐसा लिखा आ गया और उसका वैल्यू मैक्सिमम होगा। अब देखो अगर थीटा 180 होगा, ये भी देख लो, इफ थीटा इक्वल टू 180 डिग्री, तो साइन थीटा इसमें भी क्या आ जाएगा आपका जीरो आएगा, तो साइन थीटा जीरो होगा तो इसमें भी क्या होगा तब मैग्नेटिक फील्ड डी वी क्या होगा जीरो होगा, सो डी वी इक्वल टू जीरो, इसमें भी जीरो आ जाएगा, तो इसमें भी आप लिख सकते हो द मैग्नेटिक, हाँ तो फिर मैं लिख देता हूँ द
मैग्नेटिक फील्ड यहाँ होगा अपोजिट, द मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द करंट एलिमेंट इज इक्वल टू 0। द मैग्नेटिक फील्ड अपोजिट टू द current element is equal to 0। अब देखो, तो अगर आर डी एल का अपोजिट होगा तो थीटा 180 द साइन थीटा 0, तो उसमें तब क्या होगा, उस फार्मूला से डी भी 0 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि डी एल के अपोजिट अगर आर होगा तो मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा, और डी एल के अलोंग भी आर होगा तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, 0 होगा। तो डी एल के अलोंग और डी एल के अपोजिट मैग्नेटिक फील्ड 0 आता है। तो वहीं इसमें मैंने लिख दिया है। ठीक है, तो यहाँ तक बायोट सेवार्ट लॉ हो गया। फिर कल इसी में अलग एक होगा, हेडिंग देंगे कल, और कल हम लोग पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ बायोट सेवार्ट लॉ।